सामने स्टूडेंट, आज हमारा 5th लेक्चर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि है बाउंड वैल्यूएशन के मुतालिक। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि बाउंड क्या होता है। बाउंड और डिबेंचर में स्लाइटली सा फ़र्क है, मामूली सा फ़र्क है। बास कंट्रीज़ में बॉन्ड और डिबेंचर को एक ही मायने में लिया जाता है। बॉन्ड एक जो है डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब बड़े इदारों को, कंपनीज़ को या गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं। तो जनरली एक कंसेप्ट ये है कि जो गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट जब इशू करती है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है, और जब पब्लिक कंपनीज़ डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं तो उसको डिबेंचर कहा जाता है। बेसिकली दोनों चीज़ें हैं कि आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एवल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जब पैसा लेने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट से मुराद किया कि गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड इशू करेगी। बॉन्ड इशू करेगी तो इंस्ट्रूमेंट किसकी कस्टडी में आ जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट इशूअर हो गई और जो पब्लिक है वो बॉन्ड होल्डर हो गई। अब बेसिकली ये होता है कि किसी भी इदारे को या गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करने के लिए दो तरीके हैं। नंबर एक इक्विटी और नंबर दो बॉन्ड। इक्विटी बेसिकली क्या है, इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप शेयर्स इशू करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने 3rd लेक्चर में। तो शेयर्स क्या है, शेयर्स में ये होता है जो आपका पब्लिक होती है वो कंपनी की ओनर बन जाती है, मालिक बन जाती है। दूसरा मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में वो है डेट। अब डेट के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक बॉन्ड और एक डिबेंचर। जैसा कि हमने भी जिक्र किया कि बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, जो स्लाइटली सा फ़र्क है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली ये कंसेप्ट ये है कि जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, अगर पब्लिक कंपनीज़ को पैसा चाहिए तो वो डिबेंचर इशू करते हैं। चीज़ें दोनों एक ही, इंस्ट्रूमेंट एक ही, दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कर्जा के लिए लेने वाले एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है बॉन्ड की हम बात करें, कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग गोल हैं, और कुछ हम इसकी ना टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे बॉन्ड की, कि बॉन्ड में कौन कौन सी टर्म यूज़ होती हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने के लिए आसानी पैदा हो। सबसे पहले होती है बॉन्ड की फेस वैल्यू। कुछ की टर्म्स हैं, जब हम इन टर्म्स को समझ लेंगे तो हमें बॉन्ड भी समझ आ जाएगा, और जहाँ जब उनकी कीवर्ड्स की एप्लीकेशन होगी तो बॉन्ड वैल्यूएशन समझने में भी हमें आसानी हो जाएगी। फेस वैल्यू क्या चीज़ है? फेस वैल्यू से मुराद ये होता है कि बॉन्ड की डिनोमिनेशन क्या है, कि आया बॉन्ड 1000 रुपीज़ वाला है, 5000 रुपीज़ वाला है, 25,000 रुपीज़ वाला है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू जो उस पर इंप्रीमेंट है। जिस तरह हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, उनकी डिनोमिनेशन होती है, 10 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है, 100 वाला है, तो इसको अपना 500,000 है, अब 5000 है। तो जो स्टेट बैंक की लैंग्वेज में जो हमारे पास 500,000 और 5000 के जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको हैवी टेंडर कहा जाता है, उनको लो टेंडर कहा जाता है, जो उसमें आपकी करेंसी आ जाती है 10, 20, 50, 100। तो दो कैटेगरी स्टेट बैंक ने की हुई। इसी तरह बॉन्ड जो है, बॉन्ड की भी फेस वैल्यू होती है कि बॉन्ड कितनी अमाउंट का इशू किया गया, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है बॉन्ड की फेस वैल्यू कहा जाता है। दूसरी जो होती है कूपन रेट। कूपन रेट से मुराद क्या है? बेसिकली होता ये इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, तो उस इंटरेस्ट को उस इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक कीवर्ड्स सेलेक्ट किया जाता है ताकि समझने में आसानी हो। जब बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट की या रेट ऑफ रिटर्न की हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कूपन रेट। है वही सिंपल इंटरेस्ट रेट ही है। कूपन रेट से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने या किसी पब्लिक कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया, फॉर एग्जांपल 10 ईयर के लिए किया, उन्होंने कहा कि हम इस पर आपको 8% जो है ना आपको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है ये बेसिकली क्या है, कूपन रेट है, कि आपने अगर 1 लाख रुपए का बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया, आपने 1 लाख का बॉन्ड ले लिया, अब क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपए कैश गवर्नमेंट को दे दिया, आपके पास कोलेटरल के तौर पे क्या आ गया, बॉन्ड आ गया लाख रुपए का। अब उस पर गवर्नमेंट ने 8% आपको कहा जी हम आपको देंगे। अच्छा, इसको जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिक्स्ड अर्निंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली ये फिक्स अर्निंग इन्वेस्टमेंट भी होती है जनरली, उसमें आपको एक हैंडसम रेट ऑफ रिटर्न आ रहा होता है और वो फिक्स होता है जो कंपनी अनाउंस करती है। अच्छा, हमने डिस्कस किया मार्केट वैल्यू को, हमने डिस्कस किया फेस वैल्यू को, हमने डिस्कस किया कूपन रेट को। उसके बाद हमारे पास आई थी कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट से मुराद क्या है, वो अमाउंट जो
कंपनी ने बॉन्ड इशूर ने पे करनी है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को पे करनी है, उसे हम कूपन पेमेंट कहते हैं। कूपन पेमेंट क्या है, मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये का बॉन्ड था और इदारे ने आपसे कहा कि हम 8% पे आपको उसको पे करेंगे साल बाद, 1 साल का बॉन्ड था 100 रुपये का, तो 8% से मुराद है 8 रुपये। वो जो 8 रुपये है वो कूपन पेमेंट कहलाएगी। इशू प्राइस क्या है, जब इनिशियल लेवल पे कंपनी या गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है मार्केट में तो उसको इशू प्राइस कहा जाता है। उसके बाद मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये प्राइमरी मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, अपना हो गई जब इशू किया। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जनरल पब्लिक इसको बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, सेकेंडरी मार्केट में इसकी ट्रेडिंग हो रही होती है। जब ट्रेडिंग होती है तो डेफिनेटली बाज़ का इन्फ्लेशन रेट की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी जाता है और डिफ्लेशन की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट में लोग मुख्तलिफ कंपनीज के बॉन्ड बाय और सेल कर रहे होते हैं, जहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। मैच्योरिटी डेट क्या चीज़ होती है, मैच्योरिटी डेट से मुराद कि बॉन्ड किस डेट को मैच्योर होगा। अगर कंपनी ने अनाउंस किया 5 ईयर के बाद, फॉर एग्जांपल आज डेट है 11 जुलाई, तो 5 ईयर के बाद यानी कि 2025 में 11 जुलाई को वो जो बॉन्ड मैच्योर होगा, तो उस डेट को, जिस डेट पे कस्टमर को या पब्लिक को उसका प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट या मार्कअप अमाउंट मिल जाएगा और वो बॉन्ड कंपनी को वापस हैंड ओवर कर देगा, तो उस डेट को हम कहते हैं मैच्योरिटी डेट। अच्छा, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके कीवर्ड्स को आपने समझना भी है, इनको याद भी करना हो। ये कीवर्ड्स जो है ना, ये बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी देंगे। इसलिए मैंने पहले सोचा कि आपको पहले बॉन्ड वैल्यूएशन से पहले जो डिफरेंट कीवर्ड्स इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़ करेंगे तो आपको समझने के लिए आसानी हो। जब आपको इन कीवर्ड्स की समझ आ जाती है तो आपको चैप्टर समझने में या टॉपिक समझने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। उसके बाद है रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस क्या है, सम टाइम ये होता है कि कस्टमर को पैसों की ज़रूरत पड़ी या कंपनी को ज़रूरत पड़ी, दोनों अदर साइड, ठीक है ना। उसको हम डिटेल से आगे, इनका एक चैप्टर आएगा कॉलेबल बॉन्ड्स और पुटेबल बॉन्ड्स, वो डिस्कस करेंगे। बेसिक रिडम्पशन प्राइस क्या है, जिस कीमत पे अगर आपकी एक बॉन्ड आपने ख़रीदा 10 साल की मैच्योरिटी पे, आपको 5 साल पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो अब वो उसको आप बेचने जा रहे हैं कंपनी को वापस ना, तो वो जो कंपनी उसको ख़रीदती है इसे रिडम्पशन कहते हैं, इसको रिडम्पशन प्राइस कहते हैं। जिस कीमत पे उस वक्त 5 साल बाद वो खरीदेगी वो रिडम्पशन प्राइस कहलाएगी। अच्छा जी, अब हम इसके लर्निंग गोल की तरफ आते हैं। स्टार्ट में हमने जिक्र किया बॉन्ड और डिबेंचर का, तो बॉन्ड डिबेंचर को समझने के लिए मैंने कहा जनरली तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको एक ही कंसेप्ट कहा जाता है, सिर्फ स्लाइटली सा फ़र्क ये समझा जाता है कि अगर गवर्नमेंट इशू करेगी तो बॉन्ड होगा और पब्लिक कंपनीज अगर इसको इशू करेंगी तो वो बेसिकली डिबेंचर होगा। इसमें कुछ बुनियादी फ़र्क हैं, वो क्या हैं। गवर्नमेंट चूँकि पैसा सिक्योर होता है तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। डिबेंचर जो कि कंपनीज इशू करती हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, क्योंकि वहाँ रिस्क भी हाई होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक रूल है, जहाँ पे हाई रिस्क होगा वहाँ हाई रिटर्न होगा। तो हम जनरली ये भी कह सकते हैं बॉन्ड में और डिबेंचर में क्या फ़र्क है कि बॉन्ड चूँकि गवर्नमेंट इशू करती है तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो लो होता है, और डिबेंचर चूँकि जनरल कंपनीज इशू करती हैं तो यहाँ रिस्क हाई होता है। पहला बुनियादी फ़र्क ये हो गया। दूसरा, वहाँ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट में, बॉन्ड में, जबकि डिबेंचर में चूँकि कंपनीज इशू कर रही होती हैं तो वो अपना उसमें जो रिस्क है रेट ऑफ वो फैक्टर ज़्यादा होता है। तीसरा बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो आपकी इनकम होती है वो अक्रूड होती है, मतलब साल बाद 2 साल बाद जो आपका एग्रीड पीरियड है मैच्योरिटी के बाद इकट्ठा मिलता है, जबकि डिबेंचर में ये पीरियडिकली हो सकती है, मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो ये 2-3 बुनियादी फ़र्क हैं। इंस्ट्रूमेंट एक ही हैं दोनों, इनके दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन स्लाइटली सा फ़र्क ये है कि वो जनरल पब्लिक उसको डिबेंचर बोलती है और गवर्नमेंट अगर इशू करे उसी इंस्ट्रूमेंट को डेट बोला जाता है। लेकिन अब चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम कंट्रीज में उसको बॉन्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल, डिबेंचर का लफ्ज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होता जा रहा है। लेकिन कंसेप्ट सिंपल सा यही है कि बार बार इस बात को रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको ज़हन नशीन हो जाए कि अगर डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट इशू करेगी तो बॉन्ड है, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट जनरल पब्लिक करेगी तो वो उसको डिबेंचर कहा जाता है। 3 बुनियादी फ़र्क हमने जहन में रखने के लिए डिस्कस किए। नंबर 1 कि लो रिस्क है बॉन्ड, डिबेंचर हाई रिस्क है। वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड में लो है, डिबेंचर में रेट ऑफ रिटर्न हाई है जो कि हाई रिस्क है। तीसरा हमने कहा कि वहाँ पे अक्रूड प्रॉफिट मिलता है, अक्रूड अर्निंग आती है, अक्रूड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे आपको पीरियडिकल मिल सकता है, मंथली भी कंपनी मंथली दे सकती है आपको, हाफ ईयरली दे सकती है या ईयरली दे सकती है। तो ये कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की जो कि बड़ी बेसिक टर्म्स थी। कुछ टर्म्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और हमने बेसिक डिफरेंस को भी समझा इस लेक्चर में कि बॉन्ड क्या है और डिबेंचर क्या है। उम्मीद है कि आपको अब तक बॉन्ड और डिबेंचर में फ़र्क, उनके बुनियादी फ़र्क
और इन की वर्ड्स का जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें फेस वैल्यू थी, मार्केट प्राइस थी, मैच्योरिटी डेट थी, ये अल्फाज से जाहिर है। फेस वैल्यू मतलब इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू क्या होगी, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट सेकेंडरी मार्केट में जो रेट चल रहा है उसकी मार्केट प्राइस कहलाएगी, मैच्योरिटी डेट मतलब किस डेट को मैच्योर हो रहा है। तो ये इन कीवर्ड्स को अपने ध्यान में रखना। आज जो हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन के मुतालिक वो क्या है जी, इसको हम डिस्कस करते हैं लर्निंग गोल्स। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड आइडेंटिफाई द फोर्सेज दैट कॉज इंटरेस्ट रेट टू चेंज। कुछ मार्केट फोर्सेज होती हैं जो कि बड़ा इम्पैक्ट करती हैं सेकेंडरी मार्केट को, और वहाँ पे उसके इम्पैक्ट करने से क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट रेट जो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो वो इसका जो है एक फंक्शनैलिटी है, अप डाउन होता रहता है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ना। जो खासतौर फ्लोटिंग बॉन्ड होते हैं, जो फिक्स बॉन्ड होते हैं उनका रेट जो है वो चेंज नहीं होता। डिस्क्राइब द टर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड नोट हाउ यील्ड कर्व कैन बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टर। अंडरस्टैंड हाउ बॉन्ड्स आर वैल्यूड इन द मार्केट प्लेस। हम आज तीन मुख्तलिफ चीज़ें हमने बॉन्ड का बिहेवियर अभी डिस्कस किया, अब हम उसको स्ट्रक्चरिंग को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसकी जो वैल्यूएशन मार्केट में कैसे की जाती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस मेजर्स ऑफ द यील्ड। यील्ड किसे कहते हैं, जो अर्निंग होती है जो आप साल बाद लेते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आपने अगर 100 रुपये का बॉन्ड एक साल के लिए लिया 8% पे, तो इसका मतलब है एक साल बाद जो आपको 8 रुपये मिला वो आपकी यील्ड थी। अच्छा, यील्ड भी डिफरेंट होती है। यील्ड की दो काइंड्स हैं, एक यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, एक यील्ड टू कॉल होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अल्फाज आपने याद रखना है, यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ड्यूरेशन, हाउ टू इट कैन बी मेजर्ड एंड इट्स यूज इन ए मैनेजमेंट एंड बॉन्ड portfolio. Discuss the various bond investment strategies and the different ways these securities can be used by investor. जनरली इसमें हमने जो गोल्स में हमने डिस्कस किया वो ये था कि जब भी किसी इदारे को या मुल्क को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो हमने डिस्कस किया था, दो चीज़ें हैं उसके पास, दो ऑप्शन हैं जिससे वो पैसा इकट्ठा कर सकती है, अपनी फाइनेंसिंग नीड को पूरा कर सकती है। एक था इक्विटी, एक था बॉन्ड या डेट। इक्विटी और डेट ये दो मेन ऑप्शंस होती हैं। इक्विटी अगर होती है तो उसमें आप शेयर्स इशू करते हैं, जब आप शेयर्स का इशू करते हैं तो जनरल पब्लिक उस इदारे की साथ पार्टनर बन जाती है, ऑनर बन जाती है। अगर आप डेट की तरफ, डेट वाली ऑप्शन की तरफ जाते हो, डेट ऑप्शन में दो ऑप्शंस थे आपके पास, या तो आप बॉन्ड इशू कर लेते हैं या डिवेंचर इशू कर लेते हैं। तो जनरल फिनोमिना क्या था कि बॉन्ड जो इशू करती है गवर्नमेंट करती है, डिवेंचर पब्लिक कंपनी इशू करती है। दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट हैं और दोनों का मतलब फिक्स्ड अर्निंग है। रिक्वायर्ड रेट रिटर्न, ये वो रेट रिटर्न होता है जो कंपनी अनाउंस करती है कि आफ्टर मैच्योरिटी आपको क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। द रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट अर्न टू इन्वेस्टमेंट टू बी फुली कंपनसेटेड फॉर इट्स रिस्क। अब बेसिकली ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट बनती कैसे है। सबसे पहले आपका आता है रियल रेट ऑफ रिटर्न जो आप ऑफर कर रहे हैं, प्लस इसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्रीमियम कि ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपका 5 साल का बॉन्ड इशू हुआ हुआ या 10 ईयर का हुआ तो डेफिनेटली हर साल इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएट करता है। इन्फ्लेशन रेट या बढ़ रहा होगा या डिफ्लेशन हो रही होगी या कम हो रहा होगा, तो उस फैक्टर को भी हम नजर रखते हैं। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास आ गया, प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्रीमियम आ गया, प्लस इसमें हम रिस्क प्रीमियम ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिस्क भी इन्वॉल्व है, मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है सेकेंडरी मार्केट में, उस फैक्टर को भी हम नजर रखते हैं। तो लिहाजा बॉन्ड के लिए क्या हुआ, रिस्क प्रीमियम डिपेंड अपॉन ये मुख्तलिफ कंडीशन हैं, डिफॉल्ट, क्रेडिट और रिस्क ऑफ द इशूअर्स, ये आपके रिस्क की इंडिकेटर्स हैं। द टर्म टू द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात कंपनी अर्ली, जैसी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होता है, समटाइम कंपनीज क्या करती हैं, वो बॉन्ड्स को कॉल कर लेती हैं अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। कि हमने अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने कमिटमेंट की थी कि हम आपको सालाना 10% देंगे, अब मार्केट में रेट चल रहा है 6%, तो गवर्नमेंट क्या करती है 6% अपने बॉन्ड्स को कॉल बैक कर ले। जिस हम कॉलेबल ऑप्शन हमने बात की थी वो यही है कि दो किस्म के राइट्स होते हैं, एक बॉन्ड इशूअर का राइट है, एक बॉन्ड होल्डर का राइट है। बॉन्ड इशूअर कौन है, गवर्नमेंट या जनरल पब्लिक कंपनीज, इनके पास जो राइट होता है वो कॉलेबल, इसको कॉलेबल बोलते हैं, कॉलेबल बॉन्ड ना। तो ये किसी वक्त भी अपने बॉन्ड को, इनके पास इख्तियार होता है कि ये बिफोर पीरियड यानी कि परी मैच्योरिटी पे किसी भी बॉन्ड्स को कॉल कर सकती है। वो उसकी वजह क्या होती है, उस वक्त मार्केट में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम चल रहा होता है। अपने उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, अपनी सेविंग करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए या पेमेंट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो बॉन्ड्स कॉल बैक कर लेते हैं। इसी तरह एक ऑप्शन होती है पुटेबल, वो राइट किसका है, वो बॉन्ड होल्डर का है, यानी कि कस्टमर का राइट है। वो जब चाहे, अगर उसने 10 साल के लिए कोई बॉन्ड लिया और अगर उसको 7 साल के बाद ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, तो वो पुटेबल ऑप्शन में जाएगा, यानी कि उस राइट को इख्तियार करेगा कि मैं ये बॉन्ड बेचना चाह रहा हूँ। तो अब कंपनी ने तो उसको ऑफ़र किया था, जनाब साहब हम आपको 10% पर ईयर देंगे, आफ्टर 10 ईयर इकट्ठा लमसम देंगे।
तो अगर 7 साल बाद वो जाएगा तो 7 साल बाद जो रेट चल रहा होगा वो उतना उसको यील्ड मिल जाएगी, उतना 7 साल के पीरियड जो उसने कवर किया उसकी यील्ड उसको मिल जाएगी। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं मेजर बॉन्ड्स सेक्टर की तरफ। बॉन्ड मार्केट कौन कौन सी होती है? बॉन्ड मार्केट आपकी जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड, तमाम कंट्रीज़ की जो ट्रेजरी होती हैं वो बॉन्ड इशू करती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती हैं। जैसे पाकिस्तान का ट्रेजरी बॉन्ड है, यूएसए का ट्रेजरी बॉन्ड है, इसी तरह ब्रिटेन गवर्नमेंट का ट्रेजरी बॉन्ड है। फिर म्यूचुअल बॉन्ड इशूज़ होते हैं जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूज़ हैं जो कॉर्पोरेट आपकी फर्म्स हैं, जिसको जनरल पब्लिक फर्म्स हैं, वो इशू करती हैं। तो बेसिकली 3 बेसिक रिसोर्सेज हैं जब बॉन्ड इशू किया जाता है। नंबर 1 आपका गवर्नमेंट की ट्रेजरी, जिस तरह अभी पाकिस्तान ने पीटीआई हुकूमत ने जो है इस्लामिक बॉन्ड यूज़ किया, सकूक इशू किए हैं। तो वो बेसिकली क्या फंड रेजिंग के लिए उन्होंने सकूक इशू किया। म्यूचुअल बॉन्ड जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, जनरल बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट के मालियाती इदारे हैं वो इशू करते हैं। जिस तरह स्टेट बैंक ने प्राइस बॉन्ड इशू किए हुए हैं, बेसिकली कोलेट्रल आपके पास एक कॉर्पोरेट बॉन्ड जो मुख्तलिफ कंपनियाँ OGDCL है, शेल है, PSO है, जो जनरल पब्लिक कंपनीज़ हैं, तो वो भी बॉन्ड उनके जो इशू किए जाते हैं, सब मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं। डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन द वेरियस मार्केट सेक्टर एंड कॉल्ड द यील्ड स्प्रेड। भाई यील्ड किसे कहते हैं? वो जो अर्निंग हो रही है। यहाँ पे अब बॉन्ड की जब बात आएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यील्ड ही बोलते हैं जो अर्न कर रहा है। अच्छा, अब फैक्टर कौन कौन से हैं जो यील्ड को इफेक्ट करते हैं? कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें यील्ड इफेक्ट होती है कस्टमर की? नंबर 1, म्यूचुअल बॉन्ड रेट्स आर यूजुअली 20 to 30% लोअर देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड ड्यू टू टैक्स एग्जम्प्ट फीचर। अब होता है क्या, जितने भी आपके गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूचुअल जो इदारे होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है उसका मार्केट रेट कम होता है। उसकी वजह क्या होती है कि उन पे टैक्स एग्जम्पशन दी गई होती है। ट्रेजरी बॉन्ड जो होते हैं हैव अ लो रेट अब देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड ड्यू टू द नो डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि ये गारंटीड होते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होता है, चूँकि गवर्नमेंट तो कहीं भागने वाली नहीं है, डिफॉल्ट नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो लो रिस्क होता है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी लो होता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड इसी की एक अच्छी मिसाल है। द लोअर क्रेडिट रेटिंग एंड हायर रिस्क द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असूल है हायर रिस्क हायर रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न ले लेंगे, जितना छोटा रिस्क लेंगे उतना आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। डिस्काउंट, लो कूपन बॉन्ड्स यील्ड लेस देन प्रीमियम कूपन बॉन्ड। डिस्काउंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़, फॉर एग्जांपल बॉन्ड आपका 100 रुपये का था, अगर आपने वो बॉन्ड 100 रुपये से 105 का सेल आउट किया तो वो 5 रुपये आपका प्रीमियम चलाएगा। अगर वही 100 रुपये वाला बॉन्ड आपने 95 रुपये में सेल किया तो यानी कि आपने डिस्काउंट पे सेल किया तो 5 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट किस लिए होता है? क्योंकि आपको कैश लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो इसलिए आप कैश हासिल करने के लिए उसको लिक्विडेट कर देते हैं, तो ये इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। अच्छा, इस तरह रेवेन्यू बॉन्ड होते हैं, इसी तरह फ्रीली कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं जो मैंने भी जिक्र किया। एक है कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या था, दोबारा उसका रिपीट कर दूं। कॉलेबल बॉन्ड था, ये ऑप्शन होती है बॉन्ड इशूर को, यानी कंपनीज को, इदारों को, कि वो किसी भी वक्त ड्यूरिंग द पीरियड अपने बॉन्ड्स को कॉल बैक कर लें। कब करते हैं? वो तब करते हैं जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा हुआ हो। अगर उन्होंने 10% एनुअली पे करना था तो 10 साल, अगर 5 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पे चला गया तो वो प्लानिंग ये करते हैं कि अगले 5 साल हमें 10% ना देना पड़े, हम वो बॉन्ड्स वापस कॉल बैक कर लें। और कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, वो सेल आउट कर देते हैं, तो कंपनी वो उस तरह भी पैसे अपने बचा लेती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या डिसीजन मेकिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने लास्ट चैप्टर में जिक्र किया था, जिसे हम कहते हैं टाइम इज़ मनी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैलकुलेशंस हैं बेसिकली कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग हमने करनी होती है कि हम क्या होने जा रहा है। बॉन्ड विद लॉन्गर मैच्योरिटी जनरली यील्ड मोर देन शॉर्टर मैच्योरिटी। जिन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी ज़्यादा होगी उनकी यील्ड भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो लो रिस्क होंगे। अब इस डायग्राम को देखिएगा, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट में बॉन्ड की प्राइस नीचे चली जाएगी, ये इन्वर्स रिलेशन है इसका। और जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा बॉन्ड की प्राइस ऊपर चली जाएगी। उसकी वजह क्या है? जब इंटरेस्ट रेट कम होता है बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है। हर कोई कहता है कि मैं लो प्राइस पे खरीदूं और हायर प्राइस पे इसको बेच दूंगा, मुझे अर्निंग हो जाएगी। अच्छा, अब इन्फ्लेशन जो हमने पहले जिक्र किया था, ये वाइस वर्सा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और जब इन्फ्लेशन कम होती है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है।
ये डायग्राम दिखाया गया, इसमें क्या है जी, ये आपका रेट परसेंटेज में आ गया और यहाँ पे आपके जो है ईयर्स आ गए। फॉर एग्जांपल ये 1960, 62, 64 ये आपके ईयर आ गए 2006 तक। तो अब यहाँ पे दो यील्ड दिखाई गई है, एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन है। अब बेसिकली क्या है, ये इम्पैक्ट दिखाया गया इन्फ्लेशन का कि इंटरेस्ट रेट किस तरह, या इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के दरमियान एक रिलेशन दिखाया गया किस तरह इम्पैक्ट करता है। जैसे ही आपका ये देखें यहाँ पे आपका 5% जो था ना आपका रेट था, तो ये कहाँ तक गया 14.32%। इंटरेस्ट रेट यील्ड हाई ग्रेड ऑन बॉन्ड। उसके बाद जैसे इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ तो यील्ड का रेट गिरना शुरू हो गया, प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट ये आ गया कंज्यूमर प्राइस में। अब इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे ब्लू लाइन में देखें, ये इंटरेस्ट रेट आपका गया 13.5 तक और उसके बाद वो गिरना शुरू हो गया। तो दो चीज़ें थी, ये हाई ग्रेड बॉन्ड था इंटरेस्ट रेट, और ये कंज्यूमर के एंड पे था इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर प्राइस गेन ईयर टू ईयर। अभी एक छोटा सा टेबल है जिसमें ताकि आपको तमाम वेरिएबल का जो है ना समझ आ जाए। इसमें क्या है जी, चेंज इन मनी सप्लाई। जब चेंज इन मनी सप्लाई होगी तो इंटरेस्ट रेट में स्लो चेंज होगा, स्लो इंक्रीज होगा या स्लो डिक्रीज होगा। इसी तरह चेंज इन मनी सप्लाई फास्ट इंक्रीज, फास्ट डिक्रीज होगा। फिर क्या है जी, फेडरल बजट। जब आपका बजट अनाउंस होता है, अगर वो डेफिसिट, उसमें दो बजट होते हैं, या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। डेफिसिट होते हैं खसारे को कहते हैं, सरप्लस इजाफे को कहते हैं। उसमें भी वही इसकी इफेक्ट करेगा। यूएस इकोनॉमी का एक्टिविटी, या ये कह लें कि आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ में क्या रिसेशन है। रिसेशन होता है जब कारोबार में मंदा होता है, जैसे आजकल है कोरोना की वजह से। एक्सपेंशन, जब मार्केट एक्सपेंड होने जा रही होती है। आपने जब बात को न्यूज़ में सुना होगा, आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इतने पॉइंट्स गिर गई, आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पॉइंट इतने बढ़ गई। तो जब वो गिर रही होती है, रिसेशन की वजह से गिर रही होती है। बढ़ कब रही होती है, जब एक्सपेंशन, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, मुल्क के हालात किसी के बेहतर होते हैं, जहाँ अमन होगा, जहाँ तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, जहाँ सिक्योरिटी होगी, उन कंट्रीज़ में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बाहर से ज़्यादा आना शुरू होगी। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आना शुरू होगी तो इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड साइकिल बढ़ेगा। इस तरह फेडरल रिवर्स पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन इंटरेस्ट रेट हैं, स्लो ग्रोथ, और ये दो, इसमें स्लो ग्रोथ होगी या फास्टर ग्रोथ होगी, हाई और लोअर रेट होगा। अब हम आते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की तरफ, यील्ड का, जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है जी, रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड ऑन इट्स टाइम ऑफ मैच्योरिटी। टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि ये इंटरेस्ट रेट और यील्ड के दरमियान रिलेशन बताता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और उसका जो रिटर्न है, जो यील्ड है। मैंने कहा कि बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट और रिटर्न को हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, यील्ड। तो उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, मैच्योरिटी तक जो पैसे हैं आपको अर्न करेगा, यील्ड अर्न करेगी, उन दोनों प्रिंसिपल अमाउंट प्लस यील्ड को क्या कहा जाता है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। उस रिलेशन को शो करता है। यील्ड कर्व क्या है, अब ऐसा ग्राफ जो प्रेजेंट करता है इन रिलेशंस को, बॉन्ड्स के टर्म्स को, उसकी मैच्योरिटी को और उसके एक गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे मैच्योरिटी पीरियड, उसको यील्ड कर्व कहा जाता है। जैसा अभी पिछली एग्जांपल में हमने देखा यील्ड कर्व ना, रेड लाइन थी और ब्लू लाइन थी, वो यील्ड कर्व था बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे देखें अपवर्ड डाउनवर्ड क्या है। यहाँ पे आप ये देखें कि यील्ड टू मैच्योरिटी आपको दे दी है, ये उसका रेट है। यील्ड टू मैच्योरिटी मिसाल तो 1% था, 2% था, 3, 4, 5, 6, ये परसेंटेज में आ गई। यहाँ टर्म टू मैच्योरिटी, आपने कोई बॉन्ड इशू किया 2 साल के लिए, 5 साल, 10, 15, 20, 25 साल के लिए बॉन्ड इशू किया। अब इसमें दो सूरत हाल हो सकती हैं। अपवर्ड से मुराद क्या, जब लफ्ज़ आ गया अपवर्ड स्लोपिंग कर, अपवर्ड का मतलब ये है कि आपकी टर्म टू मैच्योरिटी यील्ड बढ़ रही है, इसको कहते हैं अपवर्ड। ठीक है, इसके वाइस वर्सा क्या है, ऐसी कंडीशन जब आपकी जो यील्ड टू मैच्योरिटी कम हो रही हो, से यहाँ पे 10% था, आगे 9 पे चला गया, 7, 6, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी डाउनवर्ड हो गई। अच्छा, स्लोप, इसमें इसकी क्या फैक्टर्स हैं, उसमें आपकी इन्फ्लेशन आ गई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस आ गई और सप्लाई एंड डिमांड, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इफेक्ट करती हैं यील्ड कर्व को। बाकी डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके मुतालिक। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफटेसिस हैं, उसमें आपका इकोनॉमिकल फैक्टर आ जाता है, आपका इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्वेस्टर की डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी आ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन आ जाता है, डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन आ जाता है, ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। ठीक है जी। उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है कि आपको जब आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है तो बॉन्ड्स ऑफ मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अपना लिक्विडिटी को हासिल करते हैं। इस तरह मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी है। मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी क्या है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दरमियान
आपके जो है वो सेगमेंटेशन होती है मार्केट की कि लॉन्ग टर्म में हमने इतने बॉन्ड इशू करने हैं, शॉर्ट टर्म में हमने इतने इशू करने हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग इतनी करनी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग इतनी करनी है, उस पर डिमांड बेसिकली क्या है, ये सप्लाई और डिमांड ऑफ द फंड है। अब आपको अगर फंड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो आप डेफिनेटली बॉन्ड ज़्यादा इशू कर देंगे। जब आपको सप्लाई ऑफ मनी की ज़रूरत होती है तो आप बॉन्ड्स परचेज करना शुरू करते हैं और आप पैसा वापस पब्लिक को देना शुरू कर देते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग, अभी हमने जिक्र किया पिछले स्लाइड में, अपवर्ड स्लोपिंग क्या आती है, यील्ड कर्व, ठीक है, और फ्लैट या डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर फ्लैट और डाउनवर्ड स्लोपिंग ये है कि जब आपका या तो इंटरेस्ट रेट सेम रहे अराउंड द ईयर, जिसको हम एन्युटी कहते हैं, एक फिक्स इनकम जारी होती है, और डाउनवर्ड में क्या है वो आपका इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट जो है बॉन्ड की स्ट्रेटजीज होती हैं इसमें। इफ़ यू एक्सेप्ट इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज बाय शॉर्ट टर्म डिमांड बॉन्ड्स, इफ़ यू एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू डिक्रीज बाय लॉन्ग टर्म डिमांड। जनरल सा फिनोमिना है कि आप समझते हैं कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा तो आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड लें ताकि आपको अर्निंग हो जाए। अगर आप समझते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आहिस्ता जब पैसे जब टाइम कम होगा तो आप लॉन्ग टर्म डिमांड की तरफ चलें। थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर वैल्यूएशन।